छत्तीसगढ़ में परीक्षा की डेट निश्चित हो चुकी है और मैं आज मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर पंचायती राज का सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। आज हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय मतलब लोकल लोगों का, स्व मतलब अपना और शासन मतलब व्यवस्था, अर्थात लोकल लोगों की अपनी व्यवस्था जो लागू करके समस्या का निराकरण लोकल लोगों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें यह अधिकार सरकार देती है, उन्हें ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ग्रामीण और जिला स्तर के लोगों का स्थानीय शासन, जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों में हो। राजनीतिक शक्तियां जो आपको प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग करके आप स्थानीय समस्याओं का समाकरण कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं, जिससे स्थानीय समस्याओं का निराकरण आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है या विकेंद्रीकरण जो शासन व्यवस्था है, वो सहभागिता पूर्वक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित करती है। यानी लोकतंत्र के जो मेन आदर्श है उसको अपने अंदर निहित करती है। ग्रामीण लोगों का शासन तक डायरेक्ट पहुंच होता है, ये इसका सबसे बड़ा लाभ है, जिसका कारण होता है कि हम ग्रामीण की समस्याओं को शासन स्तर तक ले जाते हैं, ग्रामीण के उत्थान की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो परिलक्षित हुआ वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत है। अब हम 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के अंतर्गत जो जमींदार नियुक्त किया गया, वो पंचायतों से पूरी तरह स्वतंत्र था। यानी पंचायत उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन उसका प्रभाव पंचायत पर रहता था और सरकार के प्रति पूरी तरह से वो जवाबदार था। 1870 में लॉर्ड मेयो, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है, 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान किया। पंचायतों को कार्य के लिए कार्यात्मक और कुछ राशि प्रदान की ताकि वो कार्य कर सके। 1882 में लॉर्ड रिपन, बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी पहला प्रस्ताव दिया। यह जो पहला अवसर था जब स्थानीय शासन को निर्वाचित आय अस्तित्व में आया, और इसी प्रस्ताव को जो लॉर्ड रिपन ने दिया था 1882 में, उसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों को दोहरे शासन व्यवस्था दी गई, अर्थात इसमें स्थानांतरीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अब हम जब 1935 में भारत शासन अधिनियम की बात की जाए तो उसके तहत इसे व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। 1935 में पंचायती राज को व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। पहले दोहरे शासन व्यवस्था थी, ठीक है। अब जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्रता की बात, तो स्थानीय स्वशासन के पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने विचार रखा। अगर हम पक्ष की बात करें तो मुख्य प्रतिपादक जो है स्थानीय स्वशासन के महात्मा गांधी जी थे। वो चाहते थे कि स्थानीय स्तर पर गांवों को पावर मिले, शक्ति मिले, जिससे ग्रामीण स्तर का विकास हो और ग्रामीण स्तर जो है अपना निर्णय स्वायत्त रूप में ले सके, यानी कि स्वयं ले सके। तो उनके पक्ष में महात्मा गांधी जी, दादा भाई नौरोजी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, साथ में जो है वो लाला लाजपत राय जी थे। ये सब स्थानीय स्वशासन के पक्ष में थे, लेकिन उनके प्रखर विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनका मानना था कि जिस तरह से वहां पर जमींदारी यानी सामंती प्रथा की व्यवस्था की गई है और उसका प्रभाव उन्होंने देखा था, तो मान के चलिए सामंती व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ेगा, जिससे जातिवादी
व्यवस्था आ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पुरुष प्रधान, क्योंकि उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं या शिक्षा बहुत ही कम मिलता था, तो पुरुष प्रधान साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी स्थानीय स्वशासन में, उनका मानना था। और साथ ही साथ जो है सामंती पुरुषवादी जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण होगा। ये तर्क से उन्होंने स्थानीय स्वशासन का विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और हमने देखा भी कि आजादी के पश्चात जब स्थानीय स्वशासन में पंचायत स्तर पर चुनाव हुआ तो पंच परमेश्वर की स्थापना की गई। पुरुष ही प्रधान थे, जो बनते थे उसमें पुरुष ही आगे आते थे, क्योंकि महिलाओं को ज्यादातर घूंघट में, पर्दा प्रथा में, अगर किसी भी तरीके से उनको बाहर निकलने के लिए मनाही था। तो बहुत सी व्यवस्थाओं को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने ये बिल्कुल सुझाव दिया था, जो अधिकतर देखा गया। लेकिन धीरे धीरे करके इनमें महिलाओं को आरक्षित करके जो है महिलाओं को आगे आने का भारतीय संविधान में और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रयास किए गए। और यही इस तरह की आज 50-50% हो गया है कि 50% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान चल रहा है, पहले 33% था। तो ये महिलाओं को आगे लाने के लिए एक अच्छा साधन है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो तर्क दिया था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो सही साबित हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को जो है भारत संविधान सभा ने उसे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया, जो 35 से 51 अनुच्छेद के बीच में आता है। और उनके अनुच्छेद 40 में जो है इन्हें रखा गया। और अनुच्छेद 40 यह दर्शाता है, फिर भी मैं बता दूं, 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में अनुच्छेद 40 में रखा गया। अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायत का निर्माण करेगा, गठन करेगा और उन्हें स्वायत्त बनाने के लिए, स्वायत्त निर्णय लेने के लिए उन्हें पावर भी देगा, उन्हें प्राधिकार भी देगा। और साथ ही साथ उनके ग्रामीण विकास के लिए वो वित्तीय व्यवस्था भी करेगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन को रखा गया। 2 अक्टूबर 1955 को देश के 55 विकास खंडों में जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये पहला कार्यक्रम था स्वतंत्रता के बाद। 1955 में देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था पंचायत की पृष्ठभूमि को तैयार करना। ठीक उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, पंचायत की शुरुआत की। और इसी के साथ साथ फिर पंचायत में जो है उनको अधिकार देना प्रारंभ कर दिया। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में पंचायत को जो है 73वें में पंचायत को, 74वें में नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इस प्रकार जो है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो आधार था, जो बेस था, जो इतिहास था, उसको बताया कि किस स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, अनेकों समस्याओं से जुड़ते हुआ। लेकिन सभी का पॉजिटिव थॉट था कि हमें पंचायतों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि भारत की 80% जनसंख्या जो है पंचायतों में निवास करती है। और जब तक पंचायत आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रामीण आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक सही मायने में भारत का विकास संभव नहीं है। तो मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। पंचायती राज सीरीज का जितना भी टॉपिक है उनका सबका सीरीज आएगा, जो आपके लिए हमेशा से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहु उपयोगी होगा। धन्यवाद।